हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। चैप्टर नंबर 5 है, हम पहले 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज को जो हमारा टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड मॉर्निंग नेहा। जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाला हाफ जो है वो हम आज पढ़ेंगे, सेकंड वाला हाफ हम लोग पढ़ेंगे कल। गुड मॉर्निंग एचपी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुंजन ऑल्सो गुड मॉर्निंग। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बिफोर स्टार्टिंग, गुड मॉर्निंग महक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई का इम्पोर्टेंस क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमको निकालना क्यों है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। राइट। तो सबसे पहले तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में पूछो तो मैं बोलूंगा वो लोकेशन जहां पर एक्चुअली सप्लाई कंज्यूम हुआ है। राइट। जहां पे आपने सप्लाई कंज्यूम किया है, उस लोकेशन को बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसका रेलेवेंस क्या है, हमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों निकालना पड़ता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जैसा कि आपने सुना भी होगा, कि जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। राइट। सबसे कॉमन लाइन यही होती है जीएसटी के बारे में। अगर आप किसी से लेमन लैंग्वेज से भी पूछ लोगे तो बोल देगा कि जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अब इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो टैक्स है वो फाइनली उस टैक्स जुरिस्डिक्शन को मिलता है जहां पर सप्लाई कंज्यूम हो रहा है, जहां पे सप्लाई की डेस्टिनेशन है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, कि जहां पर कंज्यूम हुआ है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। और वो जो टैक्स है वो उस स्टेट को मिलेगा। जैसे आपने कुछ सप्लाई किया, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दिल्ली में आया, तो उसका जो रेवेन्यू है, जो जीएसटी रेवेन्यू, वो किस स्टेट को मिलेगा, दिल्ली को मिलेगा। और थोड़ा कुछ पार्ट सेंटर को तो मिलेगा ही सब ट्रांजैक्शंस में। राइट। तो ये हो गई हमारी बेसिक बात। अब अगर थियोरेटिकली बात करें तो भी इंपॉर्टेंस है आपके प्लेस ऑफ सप्लाई का। थियोरेटिकली क्या इंपॉर्टेंस है, जस्ट ए सेकेंड। तो थियोरेटिकली ये इंपॉर्टेंस है कि आपको जब भी टैक्स पे करना है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लोकेशन क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर ये दोनों लोकेशन सेम स्टेट में है तो आप सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी पे करोगे। अगर ये दोनों डिफरेंट लोकेशन में आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया है तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग इसके लिए अलग से सेक्शन क्यों दिया, ये तो हमको साफ दिखता है कि हाँ, गुड्स यहाँ से निकला, यहाँ पर जाके कंज्यूम हुआ। इट इज इट शुड बी अ स्ट्रेट जैकेट रूल। इसके लिए इतना बड़ा चैप्टर, पूरा पूरा एक सेक्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इतने सारे 2-3 सेक्शंस। तो आपको अभी ऐसा लग रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना बहुत ईजी। आपको पता है अपने गुड्स यहाँ से बेचकर यहाँ कंज्यूम करे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे गुड्स की डेस्टिनेशन है वही होना चाहिए। तो गुड्स के केस में आई नो इट इज इजी, लेकिन सर्विस के केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम लोग आगे देखेंगे कि सर्विस में कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि सर्विस में आप देख नहीं सकते हो कि सर्विस दी कहाँ से है, सर्विस कंज्यूम कहाँ पे हुई है। इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई का रेलेवेंस सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल के होगा क्या, तो मैं आपको थोड़ा पहले लेके जाता हूं। जब सर्विस टैक्स लॉ था उस टाइम पे प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स थे। वो क्या काम करते थे, वो ये काम करते थे कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है सर्विस का, वो इंडिया में है या बाहर है। क्योंकि पहले पूरे इंडिया में सेम ही लॉ था, सर्विस टैक्स था। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी सर्विस दो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को ही टैक्स पे करना है। बट अब क्या हो गया, अब इसके सिग्निफिकेंस और बढ़ गया है। क्यों? एक चीज तो आपको ये देखनी है कि पहले इंडिया में सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंडिया में होगा तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज हो सकता है कि वो एग्जेम्प्ट हो या एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड कुछ हो। दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया में हो रहा है तो किस स्टेट में हो रहा है वो भी रेलेवेंट है, क्योंकि टैक्स अब किसको जाएगा, डेस्टिनेशन स्टेट को। राइट। तो ऑन दिस नोट आई हैव टोल्ड यू के प्लेस ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे लिए भी इंपॉर्टेंस है, हमें टैक्स निकाल के भरना है। गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंस है, उन्हें टैक्स कलेक्ट करना है डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई का ब्रॉड ओवरव्यू, कि कैसे ये जो इसके सारे सेक्शन है और कैसे डिवाइडेड है।
तो प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करो तो प्लेस ऑफ सप्लाई ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वो अलग सेक्शंस हैं, वो अगर आप देखो तो सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 ये दोनों हैं गुड्स के लिए, वो बताते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में क्या होगा। और अगर इंपोर्ट और मतलब ये डोमेस्टिक के लिए है तो सेक्शन नंबर 10 बताएगा कि अगर आपने इंडिया में ही गुड सप्लाई किया है तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है तो सेक्शन नंबर 11 में जाएंगे। देन सप्लाई ऑफ सर्विसेज देखनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो वो कहे में है सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 12 वो सेक्शन है जहां पर जो सप्लायर है और जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है दोनों इंडिया में है। अगर ये भी क्या हो गया डोमेस्टिक सप्लाई है तो उस केस में क्या होगा, और या फिर अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है मतलब दोनों में से अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी आउटसाइड इंडिया है तो आपको इस सेक्शन में सेक्शन 13 में जाना पड़ेगा, राइट। तो अब एक एक करके हम उठाते हैं, पहले गुड्स का पढ़ेंगे फिर सर्विसेज का पढ़ेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 10 से कि अगर आपने कोई गुड सप्लाई किया तो उसमें आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओगे कि आईजीएसटी लगाओगे, राइट। अब अगर गुड में आपने जो सप्लाई किया है या फिर आपने जो सप्लाई रिसीव किया है उसमें अगर मूवमेंट ऑफ गुड इज रिक्वायर्ड, मतलब गुड्स को मूव करना इंपॉर्टेंट है। आपने अमेजोन पे ऑर्डर किया, राइट, आपने ईयरफोन्स ऑर्डर किए, ईयरफोन्स, अब आप बैठे हो जहां से आप ऑर्डर कर रहे हो, आप कहां से ऑर्डर कर रहे हो, आप महाराष्ट्र से ऑर्डर कर रहे हो, और जो ईयरफोन्स है वो आने वाले हैं बेंगलोर से, राइट। अब इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड, राइट। बेंगलोर से गुड्स कहाँ पे आएंगे, आपके पास आएंगे महाराष्ट्र में। तो इस केस में वो लोकेशन जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मतलब जहां पे मूवमेंट खत्म हो रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दैट गुड। तो ईयरफोन के केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, आपकी लोकेशन, महाराष्ट्र लोकेशन, आपके घर की लोकेशन, और जो सप्लायर है वो क्या दिखेगा, वो सप्लाई कर रहा है बेंगलोर से और प्लेस ऑफ सप्लाई है आपका घर महाराष्ट्र में, तो वो क्या पे करेगा, आईजीएसटी, राइट, इंटरस्टेट सप्लाई। अब बिल टू शिप टू, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल टू शिप टू क्या होता है, जैसे आपका बिजनेस है दिल्ली में, राइट, आप जो गुड्स परचेज करते हैं वो आप करते हैं महाराष्ट्र से, राइट। अब आपने एक ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे 1000 क्वांटिटी किसी भी पर्टिकुलर गुड की चाहिए। अब वो जो है महाराष्ट्र से गुड्स आपके पास आने वाला है फ्यूचर में, बट ऑन बिफोर डिस्पैच आपके पास एक गुजरात से ऑर्डर आ गया सेम गुड्स का कि मुझे 1000 पीसेस चाहिए उसी गुड के। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करोगे, पहले महाराष्ट्र से दिल्ली मंगवाओगे गुड्स, उसके बाद दिल्ली से आप भेजोगे गुजरात। अब इसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डबल लग जाएगी क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात पास में है, दिल्ली इतना दूर है, तो पहले दिल्ली आएंगे गुड्स, वापस से गुजरात जाएंगे। उसकी जगह आप क्या करते हो, आपने उसको बोला आपके सप्लायर को कि डायरेक्टली जो गुड्स है ना वो मेरे कस्टमर को ही भिजवा देना। अब ये क्या हो गया, बिल टू शिप टू। इसमें जो महाराष्ट्र का पर्सन है, जो आपका वेंडर है, वो इनवॉइस तो आपको इशू करेगा, बिल किसको करेगा, आपको, लेकिन शिप किसको करेगा, गुड्स डायरेक्ट गुजरात को, राइट। तो अब मैं यहाँ पे इनवॉइसिंग का बता रहा हूँ, तो इनवॉइसिंग कैसे होगी, इनवॉइस ये आपको करेगा, ये आपके इनवॉइस है, और उसके बाद आप गुजरात में जो आपका कस्टमर है उसको इनवॉइस करोगे, राइट। तो फिजिकली गुड्स कैसे जा रहे हैं, डायरेक्टली जा रहे हैं, बट आप इनवॉइस कैसे कर रहे हो, ऐसे, ठीक है। अब इस केस में ये माना जाएगा कि जो सप्लाई ऑफ ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इसमें मानेंगे कि दो ट्रांजैक्शन है। ये फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजैक्शन ये हो गया, फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजैक्शन ये हो गया, जिसमें ऑल्दो गुड्स नहीं जा रहे हैं फिजिकली, बट हम क्या मानेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई ये हो जाएगी दिल्ली की लोकेशन, आपकी लोकेशन। तो महाराष्ट्र का जो वेंडर है वो जब जीएसटी इनवॉइस डालेगा, इनवॉइस में जब जीएसटी डालेगा तो वो लगाएगा आईजीएसटी और दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई डालेगा। आप जब इनवॉइस रेस करोगे आप भी आईजीएसटी लगाओगे और आप उसमें इनवॉइस में क्या लिखोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई एज गुजरात। तो ये दो ट्रांजैक्शन में ब्रेक हो गए। तो इसमें फर्स्ट केस में जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगी वो रहेगी लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब ये
यहाँ से गुड्स शिप हो रहे हैं, कंसाइनर बोलते हैं जिसको, ये कंसाइनी है, लेकिन फर्स्ट लेग में प्लेस ऑफ सप्लाई आपका दिल्ली हो जाएगा और सेकंड केस में आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो गुजरात हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया आपका बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन, ठीक है। देन वैसे ट्रांजैक्शन जहां पर आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट रिक्वायर्ड, अब ये कैसा होगा, आप अगर कभी मंडी गए हो तो इंडिया में बहुत सारे गांवों में मंडी होती है, मंडी में कैसा होता है, बहुत सारे वेयर हाउसेज होते हैं और वेयर हाउसेज में फूड ग्रेन्स पड़े हुए होते हैं। अब एक ट्रेडर है जिसका वीट पड़ा हुआ है एक एक वेयर हाउस में, राइट, उसने दूसरे ट्रेडर को ये गुड्स, ये जो वीट है ये सेल कर दिया, राइट। तो अभी ये वेयर हाउस जो है ये पब्लिक वेयर हाउस है, यहाँ पे गुड्स रखने के लिए जो पर्सन ए है वो रेंट दे रहा होगा, राइट, उसने गुड्स स्टोर करके रखे, अब उसने गुड्स बेच दिए हैं पर्सन बी को और पर्सन बी को बोला कि ये वाले गुड्स अब आपके हो गए, बट पर्सन बी को अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सन बी जो है उसने क्या बोला वेयर हाउस ओनर को कि आप अब ये मेरे बिहाफ पे होल्ड करो। अब क्या है, जो आपके गुड्स हैं वो वहीं के वहीं पड़े हैं, उसका कुछ मूवमेंट हुआ क्या, नहीं, बट सप्लाई तो हुआ है। तो इस केस में जो वेयर हाउस लोकेशन है उसको ही क्या मान लिया जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट रिक्वायर्ड, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी विल बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। या फिर दूसरा एग्जांपल, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं कोई गुड्स खरीदने, राइट, तो सेल कहाँ होती है, शॉप पे होती है, वो आपको हैंड ओवर कर देता है गुड्स, जो शॉपकीपर है आपको हैंड ओवर कर देता है। तो इसका मतलब क्या कि जहां पर डिलीवरी हुई है वो शॉप ही आपकी क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। अच्छा, मुझे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे रिलेटेड ही है, आपको आंसर देना है उसमें कि जो शॉपकीपर है वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा या आईजीएसटी लगाएगा। आप रहते हो दिल्ली में, ठीक है, आप गए जयपुर घूमने, राइट, और जयपुर में आपने एक शॉप से फॉर एग्जाम्पल एक बैग खरीदा। आप कहाँ पे गए हो, जयपुर में, आपने एक बैग खरीदा। अब मुझे बताओ इस बैग पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। आप दिल्ली के हो, आपने बैग खरीदा है जयपुर से, एक शॉप से, जयपुर, राइट, ये जयपुर ही होगा। तो जो आपका शॉपकीपर है वो भी जयपुर में है और आपने जो खरीदा है उसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर ही होगा, राइट, क्योंकि उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, आपको वहीं पे उसने गुड्स दे दिया, पोजीशन ट्रांसफर हो गई। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा और जयपुर में ही प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, राइट, राइट, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, एग्जैक्टली। अब अगर कोई गुड है जिसका इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, इंस्टॉलेशन क्या, आपने एक एसी ऑर्डर किया अमेजोन से, राइट, आप रहते हो, आपका होम टाउन दिल्ली में है, लेकिन आप जॉब करने के लिए कहाँ गए हो, मुंबई में। अब आपने अपने घर में दिल्ली में ऑर्डर किया है एक एसी, तो अमेजोन से एसी आएगा, देन उसके बाद जो कंपनी का पर्सन है वो आके उसको इंस्टॉल करेगा, कहाँ पर, दिल्ली। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, जहां पर आपका गुड फाइनली इंस्टॉल हुआ है, तो ये वाली लोकेशन, राइट, तो जो दिल्ली है वो आपकी क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में। अब ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। अब आपको प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स का सिग्निफिकेंस पता चलेगा। यहाँ तो हम ऑलरेडी, मतलब यहाँ तो थोड़ा बहुत हम जज कर सकते थे कि हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, इसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और आपको एक बात बताऊं, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई, बट फिर भी गवर्नमेंट ने बोला है, क्यों, गवर्नमेंट ने उसमें डीमिंग फिक्शन डाला है। डीमिंग फिक्शन क्या होता है कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेना है कि यही है, मान लेना है, डीमिंग फिक्शन, राइट। यहाँ पे आपको पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एयरलाइंस से आपने एक टिकट खरीदी, आपको जाना है दिल्ली टू मुंबई, राइट। अब जब आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, आपने बीच में खरीदे नूडल्स, आपको भूख लगी, आपने सोचा कि यहाँ पे फ्लाइट में ही आपने क्या खरीदे, नूडल्स। अब आप पूरी फ्लाइट में आते आते वो नूडल्स खा रहे हो, राइट। अब अगर ये प्रोविजन नहीं होता
तो क्या होता, एयरलाइंस जो है वो अपने एरोस्टेस को बोलती कि आप देखना कि ये बंदे को आपने जिसको नूडल्स दिया है ये कब कब कितना कितना खा रहा है नूडल्स, राइट। तो उनको काउंट करना पड़ता कि इन भाई साहब ने हमने 10 नूडल्स दिए थे, 2 नूडल्स इन्होंने तब खाए जब हम दिल्ली के ऊपर थे, 5 नूडल्स इन्होंने तब खाए जब हम मध्य प्रदेश के ऊपर थे, और बाकी की नूडल्स इन्होंने कब खाए जब हम महाराष्ट्र पहुंचे थे, और बीच में वॉशरूम में गए थे, तो इसलिए बाकी के स्टेट में इन्होंने नूडल्स नहीं खाए हैं। डू यू थिंक दिस इज प्रैक्टिकल? दिस इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जहां पर आपने गुड्स ऑन बोर्ड किए हैं, टेकन ऑन बोर्ड, तो दिल्ली में जो नूडल्स है वो एयरलाइंस ने ऑन बोर्ड किए होंगे, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डीमिंग फिक्शन क्रिएट किया है, राइट, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो हर जगह हो रहा है फ्लाइट में, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब में आपको डिवाइड करना, आपको क्या मान लेना है कि वो सप्लाई कहाँ से हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या है, दिल्ली है, राइट। अब इसमें एक बार हम देख लेते कुछ क्वेश्चंस है क्या। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं है, ये आप एग्जांपल्स पढ़ लेना, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए वही मैंने मोस्टली यहाँ पर लिख रखे हैं, तो आप ये सारे एग्जांपल्स एक बार पढ़ लेना। सारे सप्लाई के लिए मैंने एक एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, राइट। देन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई किस चीज का है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का है, तो अब क्या होगा उस केस में, अगर आप कुछ गुड्स इंपोर्ट करवा रहे हो, कुछ गुड्स क्या कर रहे हो आप, इंपोर्ट, जैसे ये इंडिया है, आपकी फैक्ट्री है गुड़गांव में, आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट करवाए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो गुड्स कहाँ पे आएंगे, जैसे वो आ रहे हैं महाराष्ट्र में जेएनपीटी पोर्ट पे ऑफलोड हुए, उसके बाद वो ट्रक से आ रहे हैं आपके पास गुड़गांव में। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स के केस में, इट विल नॉट बी महाराष्ट्र में, ऑल्दो वो आए हैं उसके बाद अलग अलग स्टेट से होते हुए जा रहे हैं, लेकिन वो लोकेशन जो कि इंपोर्टर की लोकेशन है, जो आपकी लोकेशन है गुड़गांव लोकेशन, वो क्या होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, इसमें एक आप एक चीज नोटिस करोगे कि जहां पर भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन आ रहा है ना, मतलब जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि उसकी लोकेशन को ही माना जाए प्लेस ऑफ सप्लाई। वैसा क्यों, क्योंकि अगर इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र मान लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लेते हैं, महाराष्ट्र, तो आप गुड़गांव में हो, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र मान लिया, तो टैक्स किसके पास चला गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। उस केस में इस गुड का आपने जब आगे सप्लाई करोगे तब क्रेडिट आपको गुड़गांव गवर्नमेंट, मतलब जो हरियाणा गवर्नमेंट है, वो नहीं दे पाएगी। क्यों, क्योंकि वो टैक्स किसके पास चला गया, महाराष्ट्र के पास। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली क्या होता है रजिस्टर्ड पर्सन के केस में, जहां पर आप रजिस्टर्ड पर्सन की खुद की लोकेशन है, आप देखोगे आगे भी ऑब्जर्व करोगे, तो जनरली जो रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, उसकी ही लोकेशन होती है प्लेस ऑफ सप्लाई, ताकि वो उसका क्रेडिट ले पाए। उसको वो कंज्यूम कर रहा है क्या, नहीं, वो गुड्स कंज्यूम नहीं कर रहा है। मतलब अगर हाँ, इस केस में जीएसटी में आपका टैक्स हमेशा कब लगता है, जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं। अब ये जो कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, फाइनली ये क्या यूज करेगा, इसको आगे सप्लाई करेगा इस गुड्स को, या फिर इस गुड्स से मिलाकर कुछ और बनाएगा और वो सप्लाई करेगा, फाइनल कंजम्पशन आगे होगा। इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो इंपोर्टर की लोकेशन है वो होगा। देन अगर आपने कुछ गुड एक्सपोर्ट किया है, राइट, आपने गुड़गांव से कुछ एक्सपोर्ट किया है श्रीलंका, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, दैट इज श्रीलंका। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की चीज थी नहीं। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये सर्विस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा याद करने की भी चीजें हैं, तो हम लोग वो पढ़ते हैं, उसके लिए भी मैंने चार्ट बना रखे हैं। बट उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ इन इंडिया। ये वाला रूल जो आपका सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 कब लगेगा, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, सर्विस रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है। अभी लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है,
ये डिटरमाइन करना भी डिफिकल्ट है, मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा है बहुत इजी होगा, लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर डिटरमाइन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको एक कुरियर करना है, दिल्ली से लेकर वो कुरियर जाने वाला है फॉर एग्जांपल बेंगलोर, राइट। अब आपने ब्लू डार्ट से बात करी कि हमें ये शिपमेंट है, कुरियर करना है दिल्ली से बेंगलोर। अब ब्लू डार्ट का जो दिल्ली वाला ऑफिस है, सबसे पहले ब्लू डार्ट का एक ऑफिस यहाँ पे होगा दिल्ली में, वहां से एक पर्सन आएगा, आपका जो पार्सल है वो पिकअप करेगा, वहां से वो लेके जाएगा उसके हब पे। तो इनका जो मॉडल होता है जनरली उसको बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे जो भी आसपास से जो भी गुड्स हैं वो एक हब में लाते हैं। ये हब फॉर एग्जांपल गुड़गांव में है, तो ये हब हो गया आपका हरियाणा में, ये पूरा नॉर्थ का एक ही हब होगा। देन वहां से जाएगा ये साउथ के हब में, जैसे साउथ के हब में गया, फिर वहां से ये जाएगा वो लोकेशन पे जहां पर ब्लू डार्ट का डिलीवरी से सबसे पास लोकेशन जो ऑफिस है वहां पे जाएगा, और वहां से फिर क्या होगी आपकी डिलीवरी। अब मुझे आप एक बात बताओ, ब्लू डार्ट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कौन सा ऑफिस, अब ब्लू डार्ट ने हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा, राइट। आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, ये अलग है और ये अलग है, मतलब हो सकता है ये दोनों सेम स्टेट में हो तो सेम भी हो, बट अज्यूमिंग के ये भी अलग अलग स्टेट में है, तो ये 4 रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब कहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, कि बताना कि एक्चुअली में ये सर्विस प्रोवाइड कहाँ से हो रही है। तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने बता रखा है, ये लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों डिफाइन कर रखा है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर सिर्फ एक ही जगह से आप सप्लाई कर रहे हो, अगर आप एक ही रजिस्टर्ड प्लेस से सप्लाई कर रहे हो, तो वो जो रजिस्टर्ड प्लेस है वो होगी लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एक रजिस्टर्ड प्लेस नहीं है, आप एक फिक्स्ड स्टैब्लिशमेंट से सप्लाई कर रहे हो। फिक्स्ड स्टैब्लिशमेंट मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे रीजनेबल आपके सेटअप हो और रीजनेबली लोग हो। अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, हो सकता है आप फ्यूचर में उसमें रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो, उस केस में अगर वहां से आप सप्लाई कर रहे हो, सिर्फ एक ही लोकेशन है, तो वो लोकेशन हो जाएगी आपकी प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर अब एक से ज्यादा लोकेशन है, जैसा इस केस में एक से ज्यादा लोकेशन है, तो क्या होगा, वो लोकेशन जो कि मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड है उस सप्लाई के लिए वो। तो ये वाला जो एग्जांपल है इसमें मैं बताता हूँ, ये हमने इम्प्लीमेंट करवाया था फेडेक्स में, जो हमारा क्लाइंट था। तो हमने इसमें ये ऑब्जर्व किया था कि जो ब्लू डार्ट का ये वाला ऑफिस है जो पिकअप कर रहा है, वो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड है। क्यों? क्योंकि उसे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आएगा कि हाँ आपको पिकअप करना है, वही कोऑर्डिनेट करेगा किससे, जो सर्विस रेसिपिएंट है उससे। तो इस केस में हमने क्या बोला था कि ये जो बाकी सब ऑफिसेज हैं इनको कुछ टैक्स पे नहीं करना है, ये टैक्स पे नहीं करेगा, ये टैक्स पे नहीं करेगा, ये टैक्स में पे नहीं करेगा। टैक्स लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा, ब्लू डार्ट का दिल्ली ऑफिस, और दिल्ली से वो पे करेंगे सीजीएसटी प्लस एसडीएसटी, राइट। तो हमने बोला था कि दिस ऑफिस इज द ऑफिस विच इज मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द सप्लाई ऑफ सर्विस। देन अगर इन तीनों में से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, इन तीनों में से, ये तीनों लोकेशन में से कोई भी लोकेशन नहीं मिल रही है, तो क्या मान लोगे कि उसका जो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, अब आप बोलोगे कंपनी के केस में यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या होगा, तो आरओसी में जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो क्या मान लोगे कि वहां से उसने सप्लाई करी है सर्विसेज, ठीक है। इन केस ऑफ कैश ऑन डिलीवरी, तो अब कैश ऑन डिलीवरी के केस में इस केस में भी देखो, ये जो है ना कुरियर वाला, दिस इज वेरी दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मैं आपको बताऊंगा बट आप अगर नहीं आए तो लोड मत लेना। इस केस में हमने ये ओपिनियन दी थी कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हो, राइट, कैश ऑन डिलीवरी मतलब अगर बैंगलोर वाला जो ऑफिस है, मतलब जैसे आपने जो रिक्वेस्ट आई है, अब रिक्वेस्ट इस केस में क्या होती है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है इस केस में, जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो हो गया। तो ये आपका सर्विस रेसिपिएंट नहीं हुआ, आपका सर्विस रेसिपिएंट क्या हो गया, बैंगलोर। तो अब इसमें हमने क्या बोला था कि जो डिलीवरी लोकेशन है वो माना जाएगा कि
मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड है, क्योंकि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन डिलीवरी के पास आएगा, वो बोलेगा अपने दिल्ली वाले ऑफिस को, बेंगलोर वाला ऑफिस क्या बोलेगा दिल्ली वाले ऑफिस को कि आपको ये पिकअप करना है, हमारे पास ये डिलीवरी की वो आई है रिक्वेस्ट, तो पिकअप फिर दिल्ली ऑफिस जाके करेगा और फाइनली गुड्स कहाँ से आएगा, कहाँ पे आएगा, बेंगलोर में आएगा और आपको डिलीवर हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या मानना पड़ेगा कि मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड आपका जो ऑफिस है वो कौन सा ऑफिस है, बेंगलोर वाला ऑफिस है, राइट। अब ये जो कैसा है मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है इसमें दूसरी कंपनीज ने दूसरे ओपिनियंस लिए हों, जनरली ब्रॉडली 90% कंपनीज ने यही ओपिनियन लिए कुरियर के केस में, बट हो सकता है कोई दूसरी कंपनी दूसरा ओपिनियन ले, क्योंकि दिस इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। गवर्नमेंट अब हर चीज के लिए लॉ नहीं बना सकती, कुछ कुछ चीजें आपको इंटरप्रेट करके खुद अप्लाई करनी पड़ती है, तो ये एक टाइप से वैसा टॉपिक है, इसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी निकल सकते हैं। आपको ये भी बोल सकते हो कि नहीं इस केस में भी मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड आपका जो दिल्ली ऑफिस है वही होना चाहिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ जो हमने एडवाइस दी थी वो, ठीक है। सेम अच्छा, अब सप्लायर होता कौन है, हमने लोकेशन ऑफ सप्लायर देख लिया, बट सप्लायर कौन होता है, तो सप्लायर कौन होता है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है, या फिर अगर उसका कोई एजेंट भी सप्लाई कर रहा है तो उसको भी मानेंगे सप्लाई। देन रेसिपिएंट क्या होता है, तो रेसिपिएंट के केस में भी सेम है, अगर जो रेसिपिएंट है वो एक रजिस्टर्ड ऑफिस में सप्लाई ले रहा है तो वो लोकेशन मान लेंगे, अगर वो एक फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट में सप्लाई ले रहा है तो उसको मान लेंगे फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, या फिर अगर एक से ज्यादा लोकेशन पे सप्लाई आ रहा है तो जो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड है उस लोकेशन को मान लेंगे कि वो है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा है तो उसका यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस को मान लेंगे लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट कौन होता है, तो रेसिपिएंट जनरली वो पर्सन होता है जो कि आपको पे कर रहा है उस सर्विस के लिए, राइट। और अगर उस सर्विस में कुछ पेमेंट नहीं है तो आप ये देखोगे कि गुड्स के केस में जिसको आपने गुड्स दिए हैं, मतलब पेमेंट नहीं मिला है, बट जिसको आपने डिलीवर करे हैं गुड्स, वो आपका वो आपका गुड्स रेसिपिएंट हो गया। और सर्विस के केस में आपने जिसको एक्चुअली सर्विस दी है, पेमेंट कंसिडरेशन नहीं है, तो उस पर्सन को आप मान लोगे कि वो क्या है, रेसिपिएंट, और फिर उसकी आप लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देखोगे, राइट। तो अब हमने डिटरमाइन कर लिया है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या होता है। तो अब हम सेक्शन 12 पढ़ सकते हैं। कब आएगा 12, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों इंडिया में हो, डोमेस्टिक सप्लाई हो, उस केस में क्या लगेगा आपका सेक्शन नंबर 12। अब सेक्शन नंबर 12 बहुत सारे सेक्शंस में, सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है, हमने बहुत सारे स्पेसिफिक सर्विसेज का बता रखा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, बट गवर्नमेंट सारी सर्विस तो बता नहीं सकती, सारी सर्विसेज स्पेसिफाई नहीं कर सकती, सोच नहीं सकती। गवर्नमेंट इज नॉट अ गॉड के फ्यूचर में जाके क्या सर्विस आने वाली है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमने स्पेसिफिक बता रखा है, उनके लिए वो स्पेसिफिक सबसेक्शन लगेगा। बट अगर कोई सर्विस ऐसी है जिसके लिए स्पेसिफिक सबसेक्शन नहीं है तो वो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक जनरल सबसेक्शन भी दे रखा है कि जनरली सर्विस अगर कोई स्पेसिफिक सर्विस में फॉल नहीं हो रही, स्पेसिफिक सबसेक्शन में फॉल नहीं हो रही है, तो जनरली ये इसके हिसाब से आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे। अब जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल ये बोलता है कि अगर आपका जो सर्विस रेसिपिएंट है जिसको आप सप्लाई दे रहे हो वो रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन ही क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। जैसे कुरियर सर्विस आपको मिली दिल्ली में, आप रजिस्टर्ड हो दिल्ली में, तो आपकी क्या सॉरी कुरियर सर्विस इसमें नहीं आएगी क्योंकि कुरियर सर्विस का स्पेसिफिक एक दूसरा सबसेक्शन है। कोई भी दूसरी सर्विसेज जो इसमें नहीं आती है, ठीक है। जैसे कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको मिली तो उस केस में जो आपकी लोकेशन है, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो वो क्या हो जाएगी, आपकी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही आपकी हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। देन अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, नॉर्मली आपने कुछ कंसल्टेंसी सर्विस ली है, तो जो सप्लायर है वो आपसे आपका एड्रेस मांगेगा और उसी एड्रेस को क्या मान लेगा कि ये सप्लाई उस लोकेशन में हुआ है। और अगर उसके पास वो लोकेशन नहीं है, आपकी लोकेशन उसके पास नहीं है, तो वो ये मान लेगा कि जहां पर वो है वहीं पर सप्लाई हुआ है और इसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट हो जाएगा और सीजीएसटी एसजीएसटी पे करेगा वो उसमें, ठीक है।
जैसे बहुत बार होता है कि आप कभी कोई सर्विस लेने जाते हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल गए हो एक जगह, आप एक मेले में गए, राइट, मेले में आपने कुछ एंटरटेनमेंट सर्विसेज ली वहां पे, ठीक है, तो उस केस में वो आपकी लोकेशन उसको पता नहीं है, तो वो क्या मान लेगा कि जहां पर वो सर्विस उसने दी है वही क्या हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, वो एसजीएसटी सीजीएसटी लगाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया जनरल रूल। अब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विस है, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस क्या हो सकती है, आपको एक घर बनवाना है, आपने आर्किटेक्ट की सर्विस ली, देन आपने पेंटर की सर्विस ली, आपने एक क्या बोल सकते हैं इंजीनियर की सर्विसिंग सर्विसेज ली, तो ये सारी कैटेगरी ऑफ सर्विसेज भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो जाएगी। और उसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या होगा, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है, तो आपकी जो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, तो जहां पर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है वो हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों आया ये प्रोविजन। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप हो दिल्ली में, राइट, आपको एक घर बनवाना है, ठीक है, आपको घर कहाँ पे बनवाना है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में, ठीक है, तो आपने एक इंटीरियर डिजाइनर से बात करी, इंटीरियर डिजाइनर भी कहाँ पर है, दिल्ली में, कि मुझे घर बनवाना है महाराष्ट्र में। अब इस केस में आप अनरजिस्टर्ड, इसमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड से कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ पर है। अब प्रॉपर्टी कहाँ बनने वाली है, महाराष्ट्र में, तो इंटीरियर डिजाइनर जो है वो दिल्ली से सप्लाई कर रहा है प्रॉपर्टी, कहाँ दिल्ली से सप्लाई कर रहा है सर्विसेज कहाँ पर, महाराष्ट्र को। ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र माना जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र आपकी जो प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इस पे वो क्या पे करेगा, आईजीएसटी। बट अगर ये प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में नहीं है, आपने एक घर लिया है लंदन में, राइट, आपने लंदन में घर लिया है और वहां के लिए आप आर्किटेक्ट सर्विसेज ले रहे हो। अब बताओ, अब इस केस में क्या होना चाहिए, जैसे ही आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इंडिया से बाहर हो गई, आप ये वाली सर्विस इसको नहीं मानोगे प्लेस ऑफ सप्लाई। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर ये हो जाएगी तो हमारा टैक्स बाहर चला जाएगा, टैक्स मिलेगा नहीं हमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है वो हो जाएगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये मानेंगे कि आर्किटेक्ट ने आपको दिल्ली की दिल्ली में ही सर्विसेज दी है और सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी आपको लगाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको छोड़ेगी नहीं, आपसे टैक्स वसूल करके रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, इसमें बोट और वेसल भी आती है। अब बोट और वेसल क्या है, कभी आप कश्मीर गए हो तो कश्मीर में श्रीनगर में डल लेक है, डल लेक में कैसा है, वहां पे हाउस बोट्स होती है। अब हाउस बोट मतलब क्या होता है, आप वहां पर जाओ, वहां पर आप रहो उस बोट में 2-3 दिन के लिए और आपसे कुछ रेंट चार्ज होगा, तो उस केस में भी वो जो बोट है या वेसल है उसको क्या माना जाएगा कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और जो बोट वहां पर लोकेटेड है जो स्टेट में, जैसे वो श्रीनगर में थी, श्रीनगर में है, तो क्या माना जाएगा, वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो जो होटल, गेस्ट हाउस, इन, बोट, कैंप साइट ये सब है वो भी इसमें कवर्ड होंगे। देन अगर आपने कुछ जगह रेंट पे लिए है फॉर मैरिज, रिसेप्शन, कोई भी आप फंक्शन कर रहे हो, तो उस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे आपने रेंट पे ली है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट ने और आगे सोचा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बोट या वेसल है वो चल रही हो, जरूरी नहीं बोट या वेसल रुकी हो, तो अगर बोट या वेसल चल रही हो तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। जैसे मुंबई से गोवा एक क्रूज चलती है, अगर आपको पता हो तो वो कुछ टाइम मतलब वो ऑन द वे रहती है। अब उस केस में आप जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या मानोगे, वो आप मानोगे कि महाराष्ट्र मानोगे कि गोवा मानोगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उसके लिए हमने सर्कुलर इशू किया है, जितने दिन वो बोट महाराष्ट्र में रहेगी उतना प्रपोर्शन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र माना जाएगा, जितना दिन वो गोवा में रहेगी उतना प्रपोर्शन गोवा में माना जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, अगर 3 दिन का वो क्रूज का आपका ट्रेवल है, उसमें से 2 दिन वो महाराष्ट्र में रहती है और 1 दिन वो रहती है गोवा में, तो आपका जितना भी पूरा अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 3000,
तो 2000 का अमाउंट की प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे महाराष्ट्र में, और 1000 की अमाउंट का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानोगे कि वो गोवा में है। तो ये तो हो गई आपकी अगर क्रूज या बोट आपकी चल रही है। सेकंड, गवर्नमेंट ने ये भी एनविसाज कर रखा है कि अगर आपने एक शादी की पार्टी दी, राइट, मैरिज पार्टी आपने रिसेप्शन कहाँ पे दिया, एक ऐसे मैरिज हॉल में जो कि बॉर्डर पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, आधा ये आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, आधा जो स्ट्रक्चर है, आधा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो मध्य प्रदेश में। अब इस केस में टैक्स कैसे लगेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला आप ये वाला एरिया निकालो और ये वाला एरिया निकालो और उस प्रपोर्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है उसे दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, राइट। तो ये भी गवर्नमेंट ने बता रखा है। एक और चीज, अगर आप अलग अलग जगह पे होटल स्टे ले रहे हो, जैसे मैंने महिंद्रा हॉलीडेज का एक एग्जांपल लिया है, अगर आप फॉर एग्जांपल 50,000 पे कर रहे हो 5 दिनों के लिए, उसमें क्या होगा, आपको अलग अलग 2 होटल में स्टे मिलेगा, 3 नाइट्स आपको दिल्ली में है, 2 नाइट्स आगरा में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, आगरा में 3 और दिल्ली में 3:2, आगरा में 2, तो 3:2, तो 30,000 आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, 30,000 की प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगी, 20,000 की प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, आगरा, राइट। अब एक और क्लैरिफिकेशन है, आपको याद हो तो हमने जब चैप्टर 3 पढ़ा था उसमें देखा था कि कब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, कब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। तो उसमें एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में दिया था कि अगर आपने कोई भी सप्लाई एसीजेड को किया है तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, राइट। अब इस केस में अगर एक कंपनी है जो कि एसीजेड में लोकेटेड है गुजरात में, ठीक है, उसने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई है, ठीक है, एक होटल में जो कि है मुंबई में। अब इस केस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी कि मुंबई वाला जो होटल है वो सर्विसेज किसको दे रहा है, एसीजेड को दे रहा है, तो उस हिसाब से वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई देखोगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपकी होटल को ही मानेंगे कि होटल में वो सर्विस हो रही है, राइट। तो इस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी पे करें कि आईजीएसटी पे करें, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जहां पर भी स्पेसिफिक और जनरल दोनों प्रोविजंस रहेंगे उस केस में जो स्पेसिफिक है दैट विल प्रिवेल। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एसईजेड के लिए फॉर दैट स्पेशल कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट्स देयर इज स्पेशल प्रोविजन, तो वो प्रिवेल करेगा। और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जनरल प्रोविजन है ये प्रिवेल नहीं करेगा। तो इस केस में होटल को आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा एंड नॉट सीजीएसटी एसजीएसटी, राइट। तो ये क्लैरिफिकेशन है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस करते हैं। गाइस, आर यू विथ मी? Are you all there? Great. चलो, rent charge for a conference held in Hyatt Hotel, Mumbai to a SEZ located in Gujarat. बताओ इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, गुजरात या महाराष्ट्र? देखो गाइस, अभी मैंने बताया सप्लाई किसको कर रहे हो आप, एसईजेड को, और एसईजेड के लिए हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे उसको, ठीक है। तो उसमें आपको गुजरात आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। रियल स्टेट एजेंट लोकेटेड इन मुंबई चार्ज फीस फॉर असिस्टिंग डीमार्ट लोकेटेड इन मुंबई फॉर एक्वायरिंग अ लैंड इन मुंबई। तो आपका रियल एस्टेट एजेंट कहां पर है, मुंबई में, डीमार्ट भी कहां पर है, मुंबई में, बट उनका जो डीमार्ट जो प्रॉपर्टी आने वाली है वो कहां पर आएगी, दुबई में। तो अगर जब प्रॉपर्टी दुबई में होगी तो आप प्रॉपर्टी को भूल जाओ, आप उसकी लोकेशन से कुछ मतलब नहीं, आप क्या देखोगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है, मुंबई। तो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो जाएगी, राइट। आर्किटेक्ट जो कि रजिस्टर्ड है गुजरात में, उसने सर्विसेज दी है किसको, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में कोई पर्सन है जिसका घर बनने वाला है दिल्ली में, तो सप्लायर आपका गुजरात में है, रेसिपिएंट मुंबई में है, बट घर का बनने वाला है दिल्ली में। तो दोनों आपकी जो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो इंडिया में ही है, तो वही लोकेशन को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। फेयर चार्ज बाय हाउस बोट विच ट्रेवल्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू लद्दाख
टाइम स्पेंट इन जम्मू कश्मीर इज 3 days और लद्दाख इज 2 days। अब इसमें आपको प्रपोर्शन करना पड़ेगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में 3:2, आपका जो लद्दाख है उसमें 2, राइट, 3:2, राइट, एग्जैक्टली 3:2 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ग्रेट, यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। देन मिस्टर रामेश, अ चार्टेड अकाउंटेंट जो कि दिल्ली में है, वो जा रहा है मुंबई फॉर अ बिजनेस एंड स्टेज इन अ होटल देयर। तो मुंबई में होटल है, वहां पर उसने स्टे किया है। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, राइट, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई ही होगा, क्योंकि वो मुंबई में रुक रहा है, होटल भी मुंबई में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई ही होगा, राइट। अगर ये एसईजेड होता तो हमको फिर क्या देखना पड़ता, कि जहां पर एसईजेड की लोकेशन है उसको देखना पड़ता, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपकी रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस और हेल्थ केयर सर्विसेज। आप अपना इलाज करवाना है, आप हो दिल्ली के, आपको कुछ ट्रीटमेंट करवाना है, उसके लिए आप मुंबई जा रहे हो, आपको सर्जरी करवानी है उसके लिए आप मुंबई जा रहे हो। उस केस में आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जहां पर वो सर्जरी हो रही है, वो क्या होगी, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पर इस केस में आप थोड़ा सोचो कि इस केस में वैसा क्यों नहीं दे रखा है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी लोकेशन, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर एक्चुअल में हो रही है वो इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि जनरली जो सर्विस है ये पर्सनल कंजम्पशन की सर्विस है। रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, भले आप ऑफिशियल पर्पस के लिए जा रहे हो, बट वो पर्सनल कंजम्पशन है। पर्सनल ग्रूमिंग, आप पर्सनल ग्रूमिंग मतलब आपने कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवा ली या फिर आपने मेकअप करवाया, वो सब चीजें। फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज, ये सब एक्चुअल पर्सन लोग कंज्यूम करते हैं, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसके लिए हम एक्चुअल परफॉर्मेंस जहां पर हो रहा है उसको ही मानेंगे कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वही है। देन नेक्स्ट है आपकी ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर किसी भी कंपनी ने ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन ही क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर किसी अनरजिस्टर्ड को दी है तो क्या हो जाएगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे आप रहते हो दिल्ली में, राइट, आपने कोई ट्रेनिंग, आप कंपनी, आपकी एक कंपनी में काम करते हो और उसके लिए आपको कंपनी ने भेजा कि आप बेंगलोर जाओ और वहां पर एक ट्रेनिंग अटेंड करो, राइट। तो आप अब इसमें अब इसमें पेमेंट, अब सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि रेसिपिएंट कौन है। तो रेसिपिएंट आप हो क्या, नहीं, रेसिपिएंट आपकी कंपनी है क्योंकि वो पे कर रही है, राइट। कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, तो इस केस में ट्रेनिंग भले ही बेंगलोर में हो रही है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां पर वो कंपनी रजिस्टर्ड है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप पर्सनली कुछ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, कुछ एनजीओ से रिलेटेड ट्रेनिंग या फिर ऐसी ट्रेनिंग जो आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, तो आप पर्सनली अगर जा रहे हो तो उस केस में जहां पर ट्रेनिंग हो रही है वही आपका क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। तो ये भी बहुत इजी प्रोविजन है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट्स, अम्यूजमेंट पार्क या अदर प्लेसेस। तो आप फॉर एग्जांपल जा रहे हो घूमने और आप जा रहे हो इमेजिका, राइट, इमेजिका जा रहे हो, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इमेजिका की खुद की लोकेशन। या फिर आप कोई कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रहे हो तो वहां पे जहां पर वो कॉन्सर्ट हो रहा है वो क्या हो जाएगी, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट जैकेट। कभी भी अगर आप कोई इवेंट है, लोकेशन है, उसके एडमिशन के लिए, राइट, उसमें आप अंदर जाने के लिए जो आपको टिकट लगती है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां पर वो इवेंट एक्चुअली हो रहा है। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लेते हो, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब क्या, वो आपका इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे बहुत बार होता है कि आपको बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवानी पड़ती है, तो बिजनेस मैन जो होते हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं कॉन्सर्ट, तो सॉरी कॉन्फ्रेंस। तो उस केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर जिसने सर्विस रिसीव करी है वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जहां पर वो पर्सन रजिस्टर्ड है, वो लोकेशन क्या हो जाएगी, अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई।
अब अगर अनरजिस्टर्ड है तो वापस से दो बातें होगी, ठीक है। अगर अनरजिस्टर्ड है और इवेंट इंडिया में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ द इवेंट, और इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो क्या हो जाएगी आपकी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप एक बिजनेसमैन हो, राइट, कहाँ पे हो आप, दिल्ली में हो, ठीक है। आपको अगर कुछ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवानी है, जैसे आप ऑटोमोबाइल डीलर हो और आपको एक ऑटो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवानी है महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठीक है। तो आपने एक इवेंट कंपनी से बात करी, इवेंट कंपनी भी कहाँ पर है, दिल्ली में। आपने उस इवेंट कंपनी को क्या बोला, मेरा जो इवेंट है वो होने वाला है महाराष्ट्र में, वहां पे आप ऑर्गेनाइज करो उसको, ठीक है, आप उस इवेंट को मैनेज करो, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो क्या होगी, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी लोकेशन ही होगी क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आप पर्सनली आप दिल्ली में रहते हो, आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, ठीक है। डेस्टिनेशन वेडिंग कहाँ पे करनी है, जयपुर के एक होटल में, ठीक है। आपने दिल्ली में ही एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बात करी, उसको बोला कि मुझे जयपुर में इवेंट करना है, जयपुर में आप इवेंट मैनेज करो। अब ये जो सर्विसेज है, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, पर्सनल चीज है आपकी, तो उस केस में क्या हो जाएगी, जयपुर जो है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला मुझे इंडिया में करनी ही नहीं है डेस्टिनेशन वेडिंग, मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है मॉरिशियस में, ठीक है। मॉरिशियस में आप क्या करने वाले हो, डेस्टिनेशन वेडिंग। अब इवेंट मैनेजमेंट वाले जो है वो इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाएंगे, मॉरिशियस में। लेकिन अब इस केस में अगर मॉरिशियस को प्लेस ऑफ सप्लाई बोल देते हैं तो गवर्नमेंट के पास से रेवेन्यू चला जाता। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस केस में आपकी जो लोकेशन है वही मान ली जाएगी कि प्लेस ऑफ सप्लाई है, और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, CGST प्लस SGST, राइट। तो ये तीन एग्जाम्पल आपके 12(8) सेक्शन 12(8) से रिलेटेड होगा, सॉरी 12(7) से रिलेटेड होगा, जो कि आपके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। चलो गाइस, आपकी बारी। मुंबई इंडियंस फैन फ्रॉम इंदौर बाइज टिकट्स टू IPL विच इज टू बी हेल्ड इन मुंबई। तो अब ये इवेंट है जो कि होने वाला है मुंबई, आपने उसके एडमिशन के लिए, उसके अंदर जाने के लिए टिकट लिया है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए। PwC रजिस्टर्ड अंडर GST इन महाराष्ट्र। तो PwC का एक महाराष्ट्र में ऑफिस है, उन्होंने हायर किया है किसको, yatra.com हैविंग ऑफिस इन दिल्ली टू ऑर्गेनाइज, अब ये इवेंट मैनेजमेंट की बात चल रही है, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज एन ऑफसाइट टू बी हेल्ड इन पौंडीचेरी। अब ऑफसाइट का होने वाली है पौंडीचेरी, ठीक है। तो ये आपका PwC महाराष्ट्र हो गया, यात्रा.com हो गया आपका दिल्ली, ठीक है, और इवेंट का होने वाला है पौंडीचेरी में। बताओ, अब ये PwC जो है वो रजिस्टर्ड है, राइट, रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड केस में क्या होता है, रजिस्टर्ड को अगर इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज कुछ मिल रही है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है, तो रजिस्टर्ड को खुद को उसका क्रेडिट चाहिएगा, और क्रेडिट कभी मिलेगा, जब प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही होगी। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट महाराष्ट्र आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लास्टिक सर्जरी स्पेशलिस्ट फ्रॉम दिल्ली परफॉर्म्स प्लास्टिक सर्जरी ऑन अ पेशेंट इन लखनऊ। तो प्लास्टिक सर्जरी के जो डॉक्टर हैं वो खुद गए लखनऊ में और वहां पर उन्होंने परफॉर्म करी सर्जरी, ठीक है। अब बताओ क्या होना चाहिए, राइट, इट विल बी लखनऊ ओनली, क्योंकि ये क्या है, पर्सनल सर्विसेज है, ब्यूटी ग्रूमिंग और इन सब से रिलेटेड हेल्थ सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती है। तो जहां पर वो एक्चुअली परफॉर्म हो रही है वो लोकेशन ही क्या हो जाएगी आपकी, प्लेस ऑफ सप्लाई। देन रेमंड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन महाराष्ट्र hires a professional trainer to train its employees in a conference in गोवा। अब रेमंड है जो कि रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, उसने एक ट्रेनर को हायर किया है, और वो ट्रेनर कहाँ का है, वो ट्रेनर जाएगा और सर्विसेज देगा गोवा में, बट क्योंकि रजिस्टर्ड है इसलिए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही होगा, तो आपका जो महाराष्ट्र है वो हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। देन मिस्टर बिरला जो कि अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट है ऑफ बेंगलोर, उन्होंने मॉलडीव्स में एक पार्टी होस्ट करी है और इवेंट मैनेजमेंट फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया। इवेंट मैनेजमेंट फर्म कहाँ की है, मुंबई की। अब बताओ इस केस में क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, अब जैसे आपकी जो इवेंट होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, मॉलडीव्स में बाहर होने वाला है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई,
और रेसिपिएंट इस केस में कौन है? रेसिपिएंट है इस केस में मिस्टर बिरला, जो कि सर्विस रिसीव कर रहे हैं। वो कहाँ के हैं? बेंगलोर के हैं। तो आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो बेंगलोर हो जाएगी। मुंबई तो क्या है, जहां से सप्लाई हो रहा है, और रेसिपिएंट कहाँ पर है? बेंगलोर में है। तो बेंगलोर क्या हो जाएगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। जुबीन, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है मुंबई में, इज होस्टिंग अ कॉन्सर्ट इन मुंबई। ठीक है, मुंबई के ही है वो, मुंबई में ही कॉन्सर्ट होस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में और इंदौर में। तो तीनों जगह उनके कॉन्सर्ट होने वाले हैं। फॉर दिस इवेंट an event management is charging a consolidated fees of 6,000. However, the contract is bifurcation of charges each state में दे रखे हैं। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली बता रखा है कि आप 6 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, राइट, 6 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, और हर एक स्टेट का कितना कितना दे रखा है, अगर वो उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में ही, तो ऑब्वियसली आप जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उस रेशियो के हिसाब से ही जाओगे। तो जो रेशियो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है वही आपका क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तीनों में हो जाएगा, राइट, तीनों स्टेट में आपको डिफाइन करना पड़ेगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट कि कितना कितना प्रोपोर्शन किस किस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोपोर्शनल, राइट। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हो गई है, बहुत सारी मिंगल अप भी हो रही है। तो अगर फर्स्ट सर्विस क्या है? जनरल, अगर कहीं पे भी फॉलो नहीं हुई तो यहाँ पे फॉलो होगी। रजिस्टर्ड पर्सन को दिए तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड को दिए है तो जो लोकेशन ऑन रिकॉर्ड है ऑफ सप्लायर वो, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की खुद की लोकेशन ही क्या हो जाएगी? आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर बोट या वेसल से रिलेटेड, तो जहां पर वो बोट है, अगर वो बोट इंडिया में है तो वही लोकेशन, अगर वो बोट आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ सर्विसेज है तो जहां पर वो एक्चुअली हो रही है वो लोकेशन ही क्या हो जाएगी? आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है तो ट्रेनिंग कॉर्पोरेट्स भी करवाते हैं, तो इसलिए अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उनको चाहिएगा कि उन्हें इसका क्रेडिट मिले, इसलिए रजिस्टर्ड पर्सन के लिए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड के लिए जहां पर वो ट्रेनिंग एक्चुअली हो रही है वहां पर। अगर एडमिशन टू एन इवेंट है, कहीं भी इवेंट में आपको टिकट, एंट्री टिकट पे कर रहे हो, तो वो इवेंट की लोकेशन ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज है, उस केस में वापस आपको देखना पड़ेगा, अगर रजिस्टर्ड है तो आपका क्या हो जाएगा? रेसिपिएंट की लोकेशन। अनरजिस्टर्ड है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लोकेशन, इवेंट कहाँ हो रहा है। अगर इंडिया में हो रहा है तो जहाँ पे हो रहा है वो इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। गवर्नमेंट इसमें टैक्स नहीं छोड़ना चाहती। नेक्स्ट है आपकी अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, जैसे कुरियर की बात करी थी, उस केस में भी व्हाट इफ नॉट बाइफरकेटेड, तो उस केस में आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखना पड़ेगा कि कितना बाइफरकेशन केस में होना चाहिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ही देखना पड़ेगा कि हो सकता है उसमें कुछ स्पेस वाइज दे रखी हो कि हाँ इसमें स्पेस ज्यादा है इसमें कम है, तो वो आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या आप कोई रेशियो निकाल सकते हो क्या उसके लिए, तो वो होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कुरियर की बात कर रहे हो, अगर आप कुरियर से कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको आपकी एक फ्रेंड बाहर रहती है जेनी, यूएसए में, आपको उसको गिफ्ट भिजवाना है, आपने कुरियर एजेंसी से बात करी कि मुझे गिफ्ट पहुंचवाना है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? आप प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी एक्सपोर्ट के केस में? आउटसाइड इंडिया, तो जो आउटसाइड इंडिया वाली लोकेशन है वो हो जाएगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर डोमेस्टिक या फिर इंपोर्ट वाली बात है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा? हमेशा डेस्टिनेशन ऑफ गुड, दैट इज आउटसाइड इंडिया। When IPL was held in South, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आया है। When IPL was held in South Africa, then which state team would have got? तो IPL ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो IPL ऑर्गेनाइज करवाता है बीसीसीआई। बीसीसीआई अगर रजिस्टर्ड होगा तो उसकी लोकेशन, और अगर अनरजिस्टर्ड भी होगा तो भी उसी की लोकेशन। क्यों? क्योंकि ये इवेंट मैनेजमेंट वाला है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, राइट। अब ये इवेंट होकर रहा है आउटसाइड इंडिया, तो जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसने क्या देखा होगा कि अगर रजिस्टर्ड है
तो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही होगा, और आउटसाइड इंडिया है अनरजिस्टर्ड और आउटसाइड इंडिया तो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही। तो बीसीसीआई का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो क्या हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उस स्टेट को मिला होगा जो रेवेन्यू है वो, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट की बात हो गई। अगर एक्सपोर्ट के अलावा है तो अगेन अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो क्या होगा लोकेशन ऑफ दैट रेसिपिएंट। अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर लोकेशन ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ गुड्स है, ठीक है। जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया था, आप महाराष्ट्र में हो, ठीक है मिस्टर राम, आपको एक गिफ्ट भेजना है अपनी फ्रेंड को, जेनी को, शी इज इन यूएसए, तो आपका गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, आपने कुरियर कंपनी से बात करी, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा यूएसए, आउटसाइड इंडिया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर आपको इंडिया में ही भेजना है गुड्स, ठीक है, आप अनरजिस्टर्ड हो, आपको इंडिया में ही गुड्स भेजना है, ठीक है, आपको गिफ्ट करना है अपने भाई को, आपका भाई रहता है दिल्ली में, मिस्टर जॉर्ज, उनको आपको भेजना है गुड्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, महाराष्ट्र में ब्लू डार्ट के पास जाओगे, मुझे ये गुड्स भेजना है दिल्ली। उस केस में जहां पर आप गुड ब्लू डार्ट को हैंड ओवर कर रहे हो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, और ब्लू डार्ट क्या पे करेगा उस पे सीजीएसटी एसडीएसटी। बट अगर आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, रजिस्टर्ड हो, आपका जैसे फॉर एग्जांपल अर्नस्ट एंड यंग, ईवाई का एक ऑफिस है अगेन दिल्ली में, ठीक है, उन्हें भेजना है गुड्स। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे उन्हें जो गुड्स है ना वो महाराष्ट्र से लेकर बेंगलोर पहुंचाना है, ठीक है। तो ईवाई दिल्ली ने बात करी महाराष्ट्र में जो सर्विस प्रोवाइडर है ब्लू डार्ट महाराष्ट्र, कि आप कुछ गुड्स महाराष्ट्र से पिकअप करके कहाँ भिजवाओगे, बेंगलोर, ठीक है। अब इस केस में ये रजिस्टर्ड है, राइट, तो इस केस में आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दिल्ली। भले ही फिर गुड्स जो है वो कभी दिल्ली में आए ही नहीं, बट आपकी जो लोकेशन है, आप रजिस्टर्ड हो, आपके लिए वो सर्विस हो रही है, तो लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दिल्ली क्या हो जाएगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया। ये चार्ट भी मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो, अगर आपको ऐसे रिमेंबर करने में इजी होता है तो वो। और नीचे एग्जांपल दे रखे हैं, मिस्टर तेंदुलकर रेसिडेंट ऑफ मुंबई गिव्स अ बैट टू फेडेक्स इन गुजरात टू बी कुरियर्ड इट टू दिल्ली, ठीक है। तो जहां पर मतलब रेसिडेंट कहाँ के हैं वो मिस्टर तेंदुलकर। अब मिस्टर तेंदुलकर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। उन्होंने मुंबई में नहीं दिया, उन्होंने गुड्स जाके कहाँ पे दिया, गुजरात में। गुजरात में गए, वहां पे कुरियर एजेंसी को बैट दिया कि मुझे पहुंचाना है दिल्ली में। अब बताओ लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो लोकेशन होगी जहां पर बैट दिया है। तो बैट कहाँ पे दिया है, गुजरात में, तो गुजरात विल बी राइट, गुजरात विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। मिस्टर कोहली सेंड्स अ पार्सल फ्रॉम दिल्ली टू मलेशिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट जैसे ही हुआ, तो आपकी जो मलेशिया है वो हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अब पैसेंजर के केस में भी क्या होगा, अगर जो रिसीव कर रहा है सर्विस वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिस जो सर्विस रिसीव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां से उसने वो कन्वेंस लिया है वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हो, आप दिल्ली में जॉब करते हो, आपकी कंपनी भी दिल्ली में है, ठीक है, आपको किसी ऑफिशियल पर्पस से मुंबई जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप दिल्ली से मुंबई फ्लाइट लेते हो, और उसके लिए जो पेमेंट है वो पेमेंट कौन कर रहा है, आपकी कंपनी कर रही है, ठीक है। तो जो इंडिगो है वो कंपनी को इनवॉइस रेस करेगी और प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या लिखेगी, दिल्ली लिखेगी, राइट। बट अगर आप ऑफिशियल पर्पस से नहीं जा रहे हो, आप पर्सनल पर्पस से जा रहे हो, ठीक है, आप पर्सनल पर्पस से जा रहे हो, तो जहां से आपने वो फ्लाइट बोर्ड करी है,
इस केस में भी दिल्ली ही होगा, तो दिल्ली ही आपकी क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। उस केस में आपको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट से कोई मतलब नहीं है। आप दिल्ली के हो, आप मुंबई गए, मुंबई से रिटर्न फ्लाइट ले रहे हो, ठीक है, आप रेसिडेंट कहाँ के हो, दिल्ली के, आपने एड्रेस भी दिल्ली ही डाला है, बट आप मुंबई से रिटर्न फ्लाइट ले रहे हो दिल्ली के लिए। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी महाराष्ट्र हो जाएगी एंड नॉट दिल्ली, ठीक है, क्योंकि आपने जहां से फ्लाइट ली है, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। देन सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, अगेन ये थोड़ा बहुत गुड्स से, अगर आप गुड्स ऑन बोर्ड ले रहे हो तो उससे रिलेटेड ही है। अब कैसा है कि आप जब फ्लाइट में जाते हो तो आपके पास ऑप्शन रहती है कि आप मूवी देख सकते हो, वहां पे आप सॉन्ग सुन सकते हो, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, राइट। अब उस केस में कैसे ट्रैक रखेंगे कि जब आपने वो मूवी देखी तब आप कहाँ पर थे, कितने टाइम की मूवी आपने किस स्टेट में देखी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उस कन्वेंस का, वो जो फ्लाइट है, उस फ्लाइट का जो फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट था, उस पॉइंट को ही मान लेंगे कि वहां पर सर्विस दी है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। ये फ्लिपकार्ट आपको बताना है, एग्जाम्पल का आंसर आपको देना है। फ्लिपकार्ट लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन बेंगलुरु बुक्स टिकट्स फॉर इट्स एम्प्लॉइज फॉर बिजनेस ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर। बताओ, फ्लिपकार्ट है जो कि रजिस्टर्ड है बेंगलोर में, उसने फ्लाइट टिकट्स बुक करे हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। एम्प्लॉइज कहाँ से आने वाले हैं, दिल्ली टू बेंगलोर, तो दिल्ली से बोर्ड करेंगे, बेंगलोर आएंगे। अब क्योंकि फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड है, इसीलिए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी और प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलोर ही हो जाएगा। गो एयर इशूज टिकट टू एन इंडिविजुअल लोकेटेड इन दमन, तो पर्सन कहाँ का है, दमन का, बट वो ट्रेवल कहाँ से करने वाला है, मुंबई टू पेरिस, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मुंबई टू पेरिस जा रहा है, तो जहां से उसने फ्लाइट बोर्ड करने वाला है वो लोकेशन क्या हो जाएगी आपकी, प्लेस ऑफ सप्लाई। इंडिगो इशूज अ वाउचर, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया वाउचर वाला, तो वाउचर वाला आपको बता देता हूँ कि बहुत बार क्या होता है, वाउचर होते हैं या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, राइट। अब वाउचर में क्या है, वाउचर आपको दो तरीके से दे सकते हैं, या तो वाउचर में आपको बोल रखा है कि हाँ आप दिल्ली से मुंबई जा सकते हो, ये उसके लिए स्पेसिफिकली उसी सिचुएशन के लिए वाउचर है, या फिर आपको एक जनरल वाउचर दे दिया कि आप इसका वाउचर का यूज करके जब आपकी इच्छा हो तब आप कोई सी सिटी से भी कोई सी सिटी जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको बोर्डिंग पता है कि हाँ ये बोर्डिंग कहाँ से होने वाली है, तो वो जो प्लेस है उसको ही मान लेंगे कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर बोर्डिंग पता नहीं है तो आपको जनरल रूल में टैक्स पे करना पड़ेगा, विच इज लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट, ठीक है। तो अब इस केस में अगर आप बात करो, इंडिगो इशूज अ वाउचर टू इट्स प्रिविलेज कस्टमर लोकेटेड इन दमन, तो पर्सन का लोकेटेड है दमन, टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू चाइना अपने हिसाब से डेट पे, ठीक है। इस केस में क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही होगी, क्योंकि वो दिल्ली से ही बोर्ड करेगा फ्लाइट, आपको पहले से ही पता है। स्पाइस जेट इशूज ट्रेवल वाउचर्स वर्थ 5,000 टू Amazon which can be used by its employees for travel across India, कहीं से कहीं तक भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, तो जो Amazon की लोकेशन है, Amazon का जो ऑफिस है, राइट, प्लेस ऑफ Amazon, वो क्या हो जाएगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। राकेश बुक्स अ सिंगल रिटर्न फ्लाइट टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, दैट इज मुंबई से दिल्ली जाएगा वो, ये कब जाएगा, 10th जनवरी को, और 14th जनवरी को ही विल कम बैक, 14 जनवरी को दिल्ली से मुंबई आने वाला है। अब इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो इस केस में ये जो ट्रांजैक्शन है आपने भले ही एक साथ ही पे किया होगा, लेकिन ये जो जर्नी है ये एक जर्नी नहीं है, ये क्या है, दो जर्नी है, बीच में ब्रेक है, ब्रेक को स्टॉप ओवर बोलते हैं। तो जब भी स्टॉप ओवर हो गया आपको मानना पड़ेगा कि एक जर्नी खत्म हो गई, दूसरी जर्नी स्टार्ट हो गई। अब इसमें तो इनफैक्ट 4 दिन का गैप है, ठीक है, उसको दो जर्नी मानेंगे। तो जब मुंबई से दिल्ली जा रहा है तो मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और जब दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। मिस्टर एक्स ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई इन एन एयरजेट फ्लाइट, तो दिल्ली से कहा जा रहा है, वो चेन्नई जा रहा है। द फ्लाइट विल ट्रेवल, मतलब अब जो फ्लाइट है, ठीक है, ही इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई,
और जो फ्लाइट है, अब फ्लाइट कैसी होती है, तो फ्लाइट का एक नंबर होता है AI001 वैसा, तो वो फ्लाइट की, उस फ्लाइट के नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो फ्लाइट जा रही है दिल्ली से मुंबई जाएगी और मुंबई से चेन्नई जाएगी। अब उसने एक इंग्लिश मूवी देखी, कब देखी, मुंबई टू चेन्नई वाले लैग में, ये वाले लैग में उसने मुंबई देखी। तो अब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में जो भी सर्विसेज ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट है, सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस है, तो उसमें क्या होगा, जहां पर उसका फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर था, तो वो क्या था, दिल्ली। भले उसने मूवी कहीं पर भी देखी हो, मुंबई टू चेन्नई के बीच में देखी हो, बट ये क्या हो जाएगा, आपका लोकेशन दिल्ली हो जाएगी, राइट। तो ये भी इजी था। अब टेलीकॉम के बारे में है कि अगर आपने टेलीकॉम सर्विसेज ली है, ठीक है, टेलीकॉम सर्विस मतलब क्या, आपकी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और ये सारी सर्विसेज इसमें कवर होती है, ठीक है। अब टेलीकॉम से अगर आपने फिक्स्ड लाइन ली है, जैसे लैंडलाइन तो आजकल चलते ही नहीं है, या फिर अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपने ब्रॉडबैंड लिया है, ठीक है, इंटरनेट, तो ब्रॉडबैंड के केस में जहां पर आपका ब्रॉडबैंड इंस्टॉल्ड है, वही लोकेशन क्या हो जाएगी, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहां पर इंस्टॉल किया है वो ब्रॉडबैंड को, वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर पोस्टपेड है, ठीक है, पोस्टपेड मतलब क्या होता है, आप यूज करते हो सर्विसेज, पेमेंट आपका बाद में बिल आता है, उसका आप पेमेंट करते हो, ठीक है। तो जो बिलिंग एड्रेस है, आपका जो बिलिंग एड्रेस है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और कंपनी के पास अगर वो एड्रेस नहीं है, तो वो अपना एड्रेस ही मान लेगी कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। अगर प्रीपेड की बात करो, प्रीपेड वाउचर, अब प्रीपेड वाउचर या फिर ऑफलाइन रिचार्ज, तो आप जाके, पहले बहुत होता था, अभी आजकल तो थोड़ा लिमिटेड हो गया है कि आपको रिचार्ज करवाना है, आप शॉप पे जाते हो, या तो उससे वाउचर ले लेते हो, फिर वाउचर को स्क्रैच करके उसमें एक नंबर आता है, वो SMS करते हो तो आपको बैलेंस मिल जाता है, ठीक है। या फिर आप उसको ही जाके बोलते हो कि आप इसमें रिचार्ज कर दो। तो अगर प्रीपेड के लिए आपने रिचार्ज करवाया है, रिचार्ज वाउचर लिया है, या फिर ऑफलाइन रिचार्ज किया है, तो उस केस में जहां से आपने रिचार्ज करवाया है, वो शॉप का एड्रेस जो है, वो क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपने ऑनलाइन रिचार्ज करवाया है, प्रीपेड है और प्रीपेड में आपने रिचार्ज कैसे करवाया है, ऑनलाइन, तो जो एड्रेस आपने जब सिम खरीदी थी तब दिया था, वो उनके रिकॉर्ड में होगा। तो वो रिकॉर्ड को, वो लोकेशन क्या मान लेंगे कि वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई आया है, ठीक है। और अगर इन सब में से सबसे अलग कोई केस है, तो उस केस में क्या मान लोगे, अगेन लोकेशन ऑन रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, वोडाफोन के पास आपका जो एड्रेस है, वोडाफोन मान लेगी कि हाँ हमने सर्विसेज वहीं पर दी है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है, पहले का पुराना नंबर है जिसका एड्रेस ही नहीं है, तो क्या मान लेंगे, वोडाफोन अपने खुद का एड्रेस जो है वो मान लेगा कि मैंने यहीं पर सर्विस प्रोवाइड करी है, CGST SGST उसमें पे कर देगा। देन लास्ट 3 सर्विसेज बची है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज है, एक बार आप देख लेना, जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया है उसका ही पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, तो एक बार इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पोस्टपेड बिल ऑफ मिस्टर जतिन हुज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज छत्तीसगढ़, तो एड्रेस, बिलिंग एड्रेस क्या है, छत्तीसगढ़ में पोस्टपेड का। ही ट्रेवल्ड फॉर हाफ मंथ टू वेस्ट बंगाल, तो उसका बिलिंग एड्रेस छत्तीसगढ़ है, बट वो पूरे मतलब वेस्ट बंगाल में भी आधे महीने घूमकर आया है रोमिंग पे, बट उस केस में भी आपको सिर्फ उसके रजिस्टर्ड एड्रेस से मतलब है, बाकी वो कहीं पर भी घूमे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड एड्रेस ही मानना पड़ेगा। पोस्टपेड बिल ऑफ वोडाफोन रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, अब रजिस्टर्ड कहां पर है, महाराष्ट्र में है। वेयर द एड्रेस ऑफ सर्विस रेसिपिएंट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड, तो आपके पास जो जो सब्सक्राइबर है उसका एड्रेस ही नहीं है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, जो सप्लायर का एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयरटेल ब्रॉडबैंड थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइन टू इट्स कस्टमर इन तेलंगाना, अब तेलंगाना में कम्युनिकेशन लाइन स्प्रेड कर रखी है, उसके थ्रू दे रहे हैं, तो आपका जो तेलंगाना है वही हो जाएगा। सेल ऑफ प्रीपेड वाउचर बाय अ सेलिंग एजेंट इन ओडिशा टू अ टूरिस्ट हु इज रेसिडेंट ऑफ आसाम, तो आसाम से कोई पर्सन एज अ टूरिस्ट घूमने गया है, कहां पर, ओडिशा में, और ओडिशा में ओवर द काउंटर उसने एक वाउचर लिया है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका शॉप है वही हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ओडिशा को माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। मिस्टर वाई मुंबई का है, उन्होंने DTH इंस्टॉल्ड करी है अपने घर पे फ्रॉम RT लिमिटेड, अब इस केस में तो मुंबई ही होगा, क्योंकि डिश आपकी जहां पर
इंस्टॉल हुई है वहां पे आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मिस्टर पी फ्रॉम पौंडीचेरी गेट्स अ प्रीपेड रिचार्ज फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप इन चेन्नई। तो चेन्नई घूमने गए होंगे, वहां पर उन्होंने रिचार्ज करवाया है और आपका चेन्नई में रिचार्ज करवाया है। ठीक है, तो जो आपका चेन्नई कहाँ पे है, चेन्नई है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। देन फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मतलब आपकी बैंक से रिलेटेड और ब्रोकरेज से रिलेटेड, स्टॉक ब्रोकर की सर्विसेज है वो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आपने ली है, अगर बैंक के पास आपका लोकेशन है, आपकी लोकेशन बैंक के पास है, तो आपकी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। आपकी लोकेशन अगर नहीं है बैंक के पास, तो बैंक अपनी लोकेशन को ही क्या मान लेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे आपने बैंक अकाउंट खुलवाया तो उसमें तो आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, तो उनके पास आपका एड्रेस प्रूफ रहेगा, तो वो आपको आपकी लोकेशन पे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। ठीक है, बट अगर आप एक दूसरे बैंक में गए, अब वहां पे बैंक में जाके आपको डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट, आपने पैसे दिए, आपने डीडी बनवाया, वो बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, तो उस बैंक को पता ही नहीं है आप कहाँ के हो। ठीक है, तो वो क्या मान लेगा, उसकी लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेगा और सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर देगा। ठीक है, अगर इंश्योरेंस सर्विसेज है, अब इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें कंडीशन क्या है। अगर इंश्योरेंस सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रखी है तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रखी है तो लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड। और जनरली इंश्योरेंस के केस में आपका लोकेशन तो वो लोग केवाईसी में अपडेट करते ही हैं। ठीक है, तो अब दोनों के केस में आपकी जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट या फिर लोकेशन ऑफ ऑन रिकॉर्ड होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। कुछ एग्जांपल्स, राइट, इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, निप्पॉन म्यूचुअल फंड हैविंग ऑफिसेज इन दिल्ली एंड महाराष्ट्र प्रोक्योर्स शेयर ब्रोकिंग सर्विसेज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ मोतीलाल ओसवाल इज महाराष्ट्र। अब बताओ मोतीलाल ओसवाल क्या है, एक शेयर ब्रोकर है, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में जो भी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है मोतीलाल ओसवाल के पास, वो क्या हो जाएगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर भाटिया हैज एन अकाउंट विद आईसीआईसीआई बैंक इन चंडीगढ़ ब्रांच। उन्होंने एनईएफटी करी है जब वो ट्रिप पे थे चेन्नई, वो चेन्नई घूम रहे थे, उन्होंने एनईएफटी करी है। अब उसके लिए जो चार्जेस कटे हैं उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा चंडीगढ़, क्योंकि जो बैंक है उनके पास सिर्फ एक ही एड्रेस है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, वो क्या है, चंडीगढ़ का है। मिस्टर शुक्ला, अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली who is not an account holder of HDFC Bank withdraws money from HDFC Bank ATM in Himachal Pradesh and bank charges ATM withdrawal fees। अब बैंक के पास कुछ वो रहेगा क्या, बैंक के पास एड्रेस रहेगा क्या मिस्टर शुक्ला का, नहीं रहेगा, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो बैंक क्या मान लेगा, खुद की लोकेशन को ही मान लेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हिमाचल प्रदेश आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब सिर्फ एक लास्ट सर्विस बची है, तो थोड़ा हो सकता है 2-3 मिनट एक्सटेंड हो क्योंकि थोड़ी बड़ी सर्विस है, तो 12-13 हो गया है हमारा, 12-16-17 तक जा सकता है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अब एडवर्टीजमेंट सर्विस गवर्नमेंट को दी है अगर, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब एडवर्टीजमेंट अगेन इट इज इनटेंजिबल और बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलती है, एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहे हो आप, तो उसका इतना इजी नहीं है बताना कि वो सर्विस कहाँ पर कंज्यूम हो रही है। तो उसके लिए भी अगर गवर्नमेंट को दे रखी है, तो आपने सुना होगा जैसे रेडियो पे बहुत सारे एड्स आते हैं गवर्नमेंट के, या फिर टीवी पे भी आते हैं कि गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम किया है, तो वो सब का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, तो वो यहाँ पर डिटरमाइन होगा। अगर न्यूज़पेपर या किसी पब्लिकेशन में, अगर न्यूज़पेपर या किसी पब्लिकेशन में आपने कुछ छपवाया है, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हर स्टेट में जो एक्चुअल रेट है वो क्या है, उस न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन के को एडवर्टीजमेंट देने का रेट, तो वो क्या हो जाएगा, उस प्रपोर्शन में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। अगर आपने पैम्पलेट, लीफलेट, डायरी, कैलेंडर ये सब आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं, तो आपको नंबर ऑफ सच मटेरियल के हिसाब से आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि किस स्टेट में कितना
आपने मटेरियल यूनिट्स आपने बंटवाए हैं, उसका प्रोपोर्शन आपको निकाल के उस हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट ऑन होर्डिंग्स, अगर होर्डिंग्स के बेसिस पे आपने एडवर्टीजमेंट करवाया है, होर्डिंग्स लगे रहते हैं बड़े बड़े, तो आप कैसे करोगे, कैसे देखोगे कि हर एक स्टेट में कितने कितने होर्डिंग्स है, उस हिसाब से उसकी कितनी कितनी कॉस्ट है, उसके बेसिस पे करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रेन्स, ट्रेन में भी एडवर्टीजमेंट होता है, आपने देखा होगा कि पूरी ट्रेन पे ही स्टिकर लगे हुए रहते हैं बड़े बड़े, तो अगर गवर्नमेंट के स्टिकर्स हैं, और अब उसमें क्या करना पड़ेगा कि वो जो ट्रेन है वो जिन जिन स्टेट से होते हुए जा रही है, उसका रेलवे ट्रैक की लेंथ के बेसिस पे आपको प्रपोर्शन करना पड़ेगा, किस स्टेट में कितना उसका लेंथ है उस रेलवे ट्रैक का, और उसके बेसिस पे आपको प्रपोर्शन करना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एडवर्टीजमेंट्स ऑन बैक ऑफ यूटिलिटी बिल्स, तो कभी भी आपने लाइट का बिल या फिर गैस का बिल देखा होगा, तो उसमें पीछे गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट रहता है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि बिलिंग एड्रेसेस हर स्टेट में कितने हैं, और उसके बेसिस पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई एट्रीब्यूट करना पड़ेगा अलग अलग स्टेट्स को, ठीक है। देन रेलवे टिकट्स, रेलवे टिकट अगर अभी तो हम लोग आजकल तो आईआरसीटीसी ले लेते हैं, लेकिन पहले जब प्रिंट करवाते थे तो हम कहाँ पे जाते थे, रेलवे स्टेशन जाते थे, वहां से हम प्रिंट करवा के लाते थे, तो उसमें रेलवे टिकट में पीछे एडवर्टीजमेंट रहता है। तो वो क्या होगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, तो वो जो स्टेट है, जिस स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में कितने रेलवे स्टेशन, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन है, वहां पे देखना पड़ेगा, उस बेसिस पे आपको प्रपोर्शन करना पड़ेगा। देन अगर आप रेडियो पे कर रहे हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि हर रेडियो स्टेशन पे, हर स्टेट के रेडियो स्टेशन पे कितना वो अपोर्शन होता है जनरली, उसके बेसिस पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप टीवी पे दे रहे हो, ठीक है, टीवी पे दे रहे हो, तो जिन जिन स्टेट्स में वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वहां पे व्यूअरशिप कितने हैं, व्यूअर्स कितने हैं हर स्टेट में, उसके प्रपोर्शन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर सिनेमा हॉल में है तो आप स्क्रीन्स देख सकते हो। आईआरसीटीसी की टिकट्स में एडवर्टीजमेंट, तो वो यहाँ पर आएगा, वो इंटरनेट पे आएगा, वो हम आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट इन सिनेमा हॉल, तो स्क्रीन्स के बेसिस पे कि स्क्रीन्स कितनी है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। देन एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि आप पूरे इंडिया में ही प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लाई कर रहे हो, और सारे पूरे जो पूरा इंडिया है उसमें हर स्टेट में जितने इंटरनेट के सब्सक्राइबर्स हैं, उसके प्रोपोर्शन में आपको सारे सारे इंडिया के सारे स्टेट्स पे उसको प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई उस हिसाब से डिटरमाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये डेटा आपको ट्राई से मिलेगा। ट्राई का वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको पता चल जाता है कि पूरे इंडिया में कितने, हर स्टेट में कितने कितने सब्सक्राइबर्स हैं, इंटरनेट कितने लोगों ने लगा रखा है, उस बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। तो आईआरसीटीसी वाला जो है वो भी आपका इसमें ही आएगा, ठीक है। देन एडवर्टीजमेंट थ्रू एसएमएस, अगर आपने एसएमएस से एडवर्टाइज करवाया है अलग अलग स्टेट्स में, तो वापस से आपको देखना पड़ेगा कि कितने टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं हर स्टेट में, और उसके प्रोपोर्शन में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये डेटा भी आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये डेटा भी आपको ट्राई से ही मिलेगा। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पर एंड करते हैं। ये सारी सर्विसेज थी जिनका हमने प्लेस ऑफ सप्लाई देखा था, और ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, इसमें थोड़ा सा काम मुझे और करना है, और ये कंप्लीट करके मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और यहाँ पर मैं जो सेक्शन 13 है वो हम कल पढ़ने वाले हैं, उसका भी एक चार्ट बना लूंगा, दोनों का कंपैरिजन रहेगा कि हाँ 12 में क्या क्या सर्विसेज है और 13 में क्या क्या सर्विस है। तो थैंक यू गाइस आज के लिए, एंड आई होप ये थोड़ा आपको, मतलब इसमें ज्यादा कुछ इतना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, और जनरली इस चैप्टर में से सीए फाइनल की बात करो तो एमसीक्यूज में से ज्यादा आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं इसमें से, तो एमसीक्यू के लिए हमको प्रिपेयर करना है। तो इट इज एन इजी चैप्टर, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का भी नहीं है। तो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन, और अब हम लोग कल मिलेंगे, कल सेक्शन 13 खत्म हो जाएगा, तो पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम टाइम